People by nature are insecure and they want leadership of a strong leader. People are always attracted towards a superman kind of figure. ये व्यूज थे एक फेमस स्कॉलर एरिक फ्रॉम के। उन्होंने कहा यही है रूट्स ऑफ फासिज्म। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे फासिज्म है क्या, इस पर तो बात की जाए, अभी करेंगे। नेक्स्ट एक स्कॉलर है नॉल्टे। उनका कहना है कि जो टफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं फासिज्म के इमरजेंस के। अब फासिज्म के बारे में इतना तो आपने सुना होगा, इट हैज समथिंग टू डू विद डिक्टेटरशिप, हिटलर, मुसोलिनी। लेकिन क्या हर तरह की डिक्टेटरशिप का मतलब फासिज्म ही होता है? आंसर इज नो। क्या आज भी फासिज्म कुछ फॉर्म में जिंदा है, या फासिज्म वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर एंड हो गया था विद द डिफीट ऑफ इटली एंड जर्मनी? तो चलिए सारे इश्यूज को जानते हैं सिलसिलेवार ढंग से। पहले बेसिक पर बात करते हैं। ये फासिज्म, ये वर्ड आया कहां से? फासियो वर्ड से आया। कह दिया जाता था फासे, फासियो। बचपन में कहानी आपने सुनी होगी कि एक फादर अपने बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं एक एक स्टिक लेकर आओ। बच्चे लेकर आते हैं, वो स्टिक टूट जाती है। कहते हैं 2 स्टिक लेकर आओ, अब उनको बेंड करो, तोड़ो, वो भी टूट जाती है। फिर कहते हैं कि बंडल लेकर आओ, और जैसी बंडल लेकर आते हैं वो नहीं टूटती। तो वहां पर एक नॉलेज यानी कि एक सीख दी जाती है कि देखो, when you are together, when there is unity, you cannot be broken. इसी तरीके से तुम सबको एक साथ रहना है। तो एक्चुअली फासे, जो ये वर्ड है फासिज्म, ये आया फासियो से, जिसका मतलब एक्चुअली बंडल है। बाद में इसका मतलब बंडल ऑफ पीपल होने लगा, लेकिन पहले कुछ ऐसा था कि बंडल ऑफ स्टिक्स विच आर टाइड टुगेदर एंड देन इट वाज यूज्ड एज एक्स। मतलब समझते हैं ना, कुल्हाड़ी की तरह भी यूज किया जाता था इस शब्द का इस्तेमाल इन एंशिएंट रोम। तो यार वर्ड तो बड़ा पॉजिटिव है। यूनिटी तो भाई होनी चाहिए सोसाइटी में, तभी तो आप सेफगार्ड कर पाएंगे अपने देश को, बाहरी दुश्मनों से अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। ठीक इसी व्यू पर फासिज्म एक्चुअली एक्सपेंड हुआ। अब फासिज्म में वर्ड है इज्म। अब इज्म का मतलब तो भाई आइडियोलॉजी होता है। तो क्या फासिज्म अपने आप में कुछ आइडियोलॉजी है, यानी कि इसके कुछ कोर आइडियाज हैं क्या? इन आइडियाज का कुछ कॉमन कंसर्न है क्या जो ये सॉल्व करना चाहते हैं? इनका कोई कोर ऑब्जेक्टिव है क्या जो ये अचीव करना चाहते हैं? क्या इसको सही में आइडियोलॉजी कहना सही होगा? तो कुछ लोग कहेंगे नहीं यार, कॉमन कंसर्न तो है। मुसोलिनी ले लीजिए, हिटलर ले लीजिए, लेकिन दोनों के दोनों चाहते तो थे अपने देश को मजबूत करना। ऐसी पोर्चुगल में सलाज़रिज्म को कहा जाता है, वो भी एक तरह का फासिज्म था। एक्चुअली फासिस्ट पार्टी सबसे पहले जिन्होंने बनाई वो थे बेनिटो मुसोलिनी। एंड सम पीपल थिंक कि अच्छा हिटलर को ज्यादा जाना जाता है। मैं बता दूं कि हिटलर से पहले एक्चुअली इटली में फासिस्ट लीडरशिप बन चुकी थी, यानी कि पॉलिटिकल सक्सेस यूजिंग फासिज्म, इसका टेस्ट पहले से इटली में बेनिटो मुसोलिनी ले चुके थे, और बाद में फिर हिटलर जर्मनी में लेकर आए। उनकी पार्टी का नाम नाजी था, तो इस वजह से कह दिया जाता है नाजिज्म। लेकिन जो कोर आइडियाज थे, स्ट्रेटजीज थी, उनमें सिमिलैरिटी थी, तो इस वजह से कह दिया गया कि भाई दोनों फासिज्म ही तो थे। तो इस पर जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, फासिज्म को ना आइडियोलॉजी मत कहिए। हमने कहा भाई क्यों ना कहें? उन्होंने कहा क्योंकि इट इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अवसरवाद है। उन्होंने कहा इसको ना प्रोपेगेंडा कहिए। कि इन स्कॉलर्स, मतलब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन्हें अपने आप को पावर में लाने के लिए जो सही लगा इन्होंने किया, जस्टिफाई कर दिया। तो इस वजह से आइडियोलॉजी नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। इन्होंने कहा कि इसमें तो मिथ्स को प्रोपेगेट किया जाता है। मिथ समझते हैं, कुछ भ्रम। अब ऐसे स्कॉलर्स हुए, जैसे एक स्कॉलर हुए सॉरल, उनके भी बुक है रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस। उसमें वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में मिथ्स आर नेसेसरी समटाइम्स, वायलेंस इज जस्टिफाइड, मिथ्स आर आल्सो नेसेसरी। जो भ्रम लोगों को शक्ति दें, एक साथ रखें,
मतलब अंदर से उनको मजबूती दे रहे हैं, लोगों को एक साथ ला रहे हैं, जिससे सोसाइटी बेटर तरीके से काम कर रही है। तो ऐसे मिथ्स जो हैं, ऐसे भ्रम बुरे थोड़ी ना है, अच्छे होते हैं ऐसे भ्रम। और अगर कुछ लीडर्स इन भ्रम को फैला रहे हैं, जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी, तो ठीक ही है, ऐसे व्यूज दिए गए। वायलेंस, ये कॉमन व्यू है फासिज्म में कि वायलेंस शुड बी जस्टिफाइड, वायलेंस गलत नहीं होती। अब वायलेंस किस बेसिस पर, अब जरा जान लेते हैं। तो एक और वर्ड यूज किया जाता है, कहा जाता है, वायलेंस को मैं एक्सपेंड करने वाला हूं, कहा जाता है कि फासिज्म को ना आप हॉज पॉज ऑफ आइडियोलॉजीज कहिए। इन्हें डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स से जो जो लगा अपने लिए जरूरी, इन्होंने ले लिया। अब भाई क्या ले लिया, किस पॉलिटिकल थिंकर से, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, टेंशन वाली बात नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हर एक लेयर, हर एक व्यू, स्टेटमेंट, स्कॉलर, सब क्लियर हो जाएगा। जरा बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। तो फासिज्म एज अ वर्ड, ये तो पता लगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिटी को। यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये कहते हैं नेशन कम्स फर्स्ट। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ गलत नहीं है, नेशन तो फर्स्ट आना ही चाहिए, राइट। आपको पता है नेशन वर्ड भी कहां से आया है, नेसा है, यानी कि कॉमननेस, समथिंग कॉमन। फासिज्म एज एन आइडियोलॉजी कहती है कि राष्ट्र जो है उसमें एकता की प्रायोरिटी बाकी सब चीजों से ऊपर है। नेशन मतलब लोगों को एक साथ आना चाहिए, इसमें कुछ गलती थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है कि बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर दे बिकेम पावरफुल बाय सबजुगेटिंग पीपल? नो, दे बिकेम पावरफुल बाय द लव ऑफ पीपल। और लोग प्यार कब करते हैं? जब लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। जब आप कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे लोग कहते हैं यार ये बात तो सही है, तो भाई बात तो सही है ये। लेकिन जब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, सोशल कंटेक्स्ट में, फॉरेन पॉलिसी पर, तो थोड़ा हमें समझ में आता है कि क्या क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई ये कहां कहां से इन्होंने आइडियाज लिए। जैसे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करता हूं, तभी तो समझ में आएगा ना फासिज्म वर्ड का मतलब क्या निकल कर आ रहा है फाइनली। तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इनका मतलब, इनका मानना होता है दैट स्टेट शुड बी रूल्ड बाय वन पर्सन एंड दैट पर्सन शुड रूल लाइक अ डिक्टेटर। अब इन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास में पहले भी ऐसे दौर हुए हैं जहां पर एक पर्सन के पास सारी पावर कंसेंट्रेट रही है। अब आप कहेंगे अच्छा मतलब ये मोनार्की को जस्टिफाई कर रहे थे? नहीं, बेनिटो मुसोलिनी, हिटलर, दे एक्चुअली रोज टू पावर, दे वर कॉमन मैन। जबकि मोनार्की राजा वाला जो तंत्र होता है उसमें राजा इस वजह से राज करता है, माना जाता है कि यार इसको ना ये राज करने के लिए डिवाइन राइट्स मिले हैं, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है इसको। और ऐसे में ना अभी ये लीडर है, इसके बाद ना इसका बेटा, मतलब हेरिडिटरी ये चलेगा। फासिज्म इसकी बात नहीं करता। फासिज्म कहता है लीडर वो बनेगा जिसमें है दम। और फासिज्म इसके लिए यूज करता है स्कॉलर्स लाइक मैकियावेली एंड नीत्शे। मैकियावेली ने एक बात कही थी कि जब सोसाइटी में हो क्राइसिस, करप्शन, देन दैट सोसाइटी, दैट एरिया नीड टू बी गवर्न विद आयरन हैंड। आयरन हैंड समझते हो? यानी कि ऐसे में उस देश को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए भाई साहब स्ट्रेंथ को। तो फोकस ऑन स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ कैन ओनली कम विद डिसिसिवनेस। और डिसिसिवनेस का मतलब होता है वो फैसले लेना जो जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो फैसले लेना जो पॉपुलर हैं। कई बार भीड़ को नहीं पता भाई उनके लिए क्या अच्छा है, तो इस वजह से भीड़ को जरूरत है ट्रस्ट करने की इन योर लीडर। तो यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये जस्टिफाई करते हैं डिक्टेटरशिप को और बेस बनाते हैं आइडियाज लाइक कि देखो भाई साहब मैकियावेली ने ये कहा था,
पता है मैकियावेली कहाँ थे? इटली में, जहां पर आज इटली है। एक समय पर फ्लोरेंस था, तो फ्लोरेंस में मैकियावेली थे। मैकियावेली ने अपने बुक द प्रिंस में ये बातें कही थी। और बाद में बेनिटो मुसोलिनी भी तो इटली से ही बिलोंग करते थे, जिनको फादर ऑफ फासिज्म कहा गया। तो ये आइडियाज तो भाई सोसाइटी में थे कि क्राइसिस में यू शुड ट्रस्ट अ डिक्टेटर, डिक्टेटर विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ। पॉलिटिकल सिस्टम में मतलब बेनिटो मुसोलिनी ने एक बुक लिखी थी जिसको कहा गया प्रिंसिपल्स ऑफ फासिज्म। उसमें वो एक्सपेंड करते हैं और कहते हैं कि जो नेशन स्टेट है, यानी कि जो आपका राष्ट्र है, उसके लेवल पर जो गवर्नमेंट है, उसको आपका कंप्लीट डिवोशन होना चाहिए। यू शुड वर्शिप स्टेट, मतलब भाई साहब वर्शिप करो स्टेट की, लाइक यू वर्शिप गॉड। अब भाई ये आइडियाज कहां से लिए? अब जो मैं इंटरलिंकेज बना रहा हूं, समझ रहे हैं ना? तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी काम पॉपुलर बेसिस पर हुआ है, उस काम के पीछे स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस दिए हैं। तो कई बार ऐसा लगता है जिस चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है वो चीजें दुनिया में होती रही हैं। उस समय पर लोग इन बातों को सही मानते थे, आज हम उस समय से निकल गए और वो हमने उसके डीमेरिट देखे क्या क्या हुआ, और इस वजह से हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। लेकिन देखो मैकियावेली जस्टिफाई कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग लीडर नीत्शे ने भी जस्टिफाई किया कि देखो भाई ये स्ट्रॉन्ग लीडर जो है डिक्टेटर, ये डिजर्व करता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप नेगेटिव मत लो, डिक्टेटरशिप का मतलब नेगेटिव नहीं है। डिक्टेटर डिक्टेट करता है, कुछ डायरेक्शंस देता है, और वो डायरेक्शंस आप सबके लिए अच्छी हैं, इस वजह से आप उसको फॉलो करो, क्योंकि ये डिक्टेटर ऐसी एबिलिटीज रखता है जो आम आदमी के पास नहीं है। ये डिक्टेटर एबिलिटी रखता है उबरमैक। उबरमैक एक जर्मन वर्ड है, क्योंकि नीत्शे एक जर्मन फिलोसोफर थे। इसका मतलब होता है सुपरमैन। इसके पास सुपरमैन वाली कैपेबिलिटी है। और देख लेना हिटलर, भाई साहब हिटलर जब सुसाइड कर ली हिटलर ने, उसके बाद कितने सारे हिटलर के फॉलोवर ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर ली। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे अच्छा इस वजह से सुसाइड कर ली होगी क्योंकि अब उनको डर होगा कि अब शायद यूएस ब्रिटेन ये फोर्सेस जो है उनको मारेंगे। ऐसा नहीं था, आम लोगों ने सुसाइड कर ली। यू नो व्हाई? बिकॉज दे कुड नॉट थिंक ऑफ देयर लाइफ विदाउट डिक्टेटर, विदाउट हिटलर। मतलब विदाउट हिटलर वो सोच ही नहीं सकते थे अपनी लाइफ को। उनके बिलीफ्स में इस तरीके से हिटलर समा गए थे कि हिटलर के बिना जिंदगी थी नहीं उनके लिए। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था हिटलर के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये फिलॉसफी, ये आइडियाज प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म के थ्रू हिटलर ने उनके जहन में बैठा दिए थे। नीत्शे, ऐसे ही नेशन स्टेट, यहां पर हम यूज कर सकते हैं स्कॉलर हीगल। जहां पर आज आप जर्मनी देखते हो, इस समय पर वहां पर प्रशिया होता था, तो प्रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल फिलोसोफर बनाए हीगल। और हीगल ने हीगल की एक फेमस स्टेटमेंट है। हीगल ने कहा कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। देख रहे हैं, मतलब हीगल पहले हुए, उन्होंने कुछ कह दिया, इसका इस्तेमाल बाद में फासिस्ट लीडर यूज कर रहे हैं। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कि धरती पर अगर कहीं ईश्वर है तो गवर्नमेंट है। अब आप कहोगे हम तो नहीं मानते, तो भाई साहब हर चीज प्रूफ करी जा सकती है ना। लोग मान रहे थे, वर्शिप कर रहे थे नेशन स्टेट को अंडर बेनिटो मुसोलिनी, क्योंकि वो जस्टिफाई हो चुका था जैसे स्टेट। अब ये देखिए गॉड को आप क्या मानते हो? गॉड को मानते हो कि गॉड ओमनीपोटेंट होता है। मानते हो कि नहीं? ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि गॉड कुछ भी कर सकता है, राइट? मुझे बताइए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बताइए भाई, धरती पर तो आपके लिए सरकार है जो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, वेलफेयर भी प्रोवाइड करती है। तो जैसे गॉड ओमनीपोटेंट है, कुछ भी कर सकता है, तो इस लाइफ में जो आपके आसपास जहां आप जी रहे हो, यहां पर तो गॉड वाला काम भाई साहब गवर्नमेंट कर सकती है। दूसरा, ओमनी प्रेजेंट। तो जैसे कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट समझते हो ना, कि भाई ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट हर जगह मौजूद है कि नहीं है? अरे हर जगह मौजूद है। इस देश की टेरिटरी में गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आप में से कोई इन दोनों बातों को रिजेक्ट करना चाहता हो, इन दोनों फीचर्स को जो
इक्वलाइज कर रहे हैं हीगल गॉड एंड स्टेट को, तो ऐसे कुछ विचार अपने ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर दीजिएगा। कुछ ऐसे विचार जो चेक करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कि यार गवर्नमेंट है कि नहीं हर जगह मौजूद। हो सकता है नॉक नॉक हो जाए घर पे अगले दिन कि नहीं देखो हम हैं। तो ओमनीपोटेंट ओमनी प्रेजेंट है, राइट। तो इसी बात को फिर यहां पर फासिस्ट यूज करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर का काम तो हम कर रहे हैं, स्टेट कर रही है, तो एक तरीके से वर्शिप करो नेशन स्टेट को, आप ही का फायदा है, क्योंकि इस डिवोशन से स्टेट स्ट्रांग होगी तो आपके लिए बेटर काम कर पाएगी, है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है आप में से काफी लोग तो कन्विंस हो गए होंगे कि यार बिल्कुल सही लग रहा है, जस्टिफिकेशन तो है कि नहीं। चलिए अब दूसरे पॉइंट को उठा लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो जानेंगे कि आप कितने कन्विंस थे, कहां पर आपके पॉइंट क्रिटिकल थे। क्रिटिकल मतलब इनके विरोध में थे। फासिज्म में ही अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम को देखें तो ये सपोर्ट करते थे ऑटार्की को। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो आप कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट। अब बताइए भाई इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना चाहिए क्या, बताइए। मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग कहेंगे हाँ सर सेल्फ सफिशिएंट तो होना चाहिए, आत्मनिर्भर तो होना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में वो लेस इंटीग्रेशन चाहते थे ग्लोबल लेवल पर। यह बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि फासिस्ट लीडर्स को लगता था कि भाई अगर हमने ज्यादा इंटीग्रेशन कर दिया, दूसरे देशों पर अपनी इकोनॉमी को ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया, तो दूसरा कब हमारा मिसयूज कर ले क्या पता। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसको जिसकी ज्यादा जरूरत, नेगोशिएशन में वो नीचे है। अरे ये तो सिंपल रिलेशंस के गेम में भी आप सब जानते होंगे कि जिसको ज्यादा जरूरत, जिसकी गरज ज्यादा, जरूरत ज्यादा दूसरे की, तो भाई सब वो थोड़ा सा नीचे होगा। ये सिंपल नेगोशिएशन का गेम होता है। तो ऐसे में नेगोशिएशन के गेम में अपने आप को ऊपर रखना है तो भाई सब दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। और दूसरे पर डिपेंड कब नहीं होंगे, जब दूसरे से जो खरीदना है, चाहे गुड्स हैं, सर्विसेज लेनी है, वो हम खुद जनरेट करें। ऐसा इकोनॉमिक मॉडल, तो वो इकोनॉमिक मॉडल कब पॉसिबल होगा मुझे बताइए। ऐसे में जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को की रोल निभाना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल निभाना होगा। तो ऐसे में स्टेट के लिए एक वर्ड यूज करा जाता था, कॉर्पोरेट स्टेट। अब मुझे पता आप में से कुछ लोग सोच रहे हो सर कॉर्पोरेट स्टेट का तो मतलब वाला हो गया ना कि कैपिटलिज्म है ना। कॉर्पोरेट के से तो आपके दिमाग में क्या आता है, कंपनीज आती हैं, है ना, सोच रहे होगे आप। कॉर्पोरेट स्टेट का यहां पर मतलब है कि यहां पर जो स्टेट है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट है ना, वो वर्कर और जो कैपिटलिस्ट है, मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बनाकर रखेगी। तो यानी कि कॉर्पोरेट स्टेट में फासिस्ट स्टेट क्या करती थी, चाहे हिटलर की बात करें, बेनिटो मुसोलिनी की बात करें, ये एक इक्विलिब्रियम यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में एक बैलेंस बनाकर रखती है। किसमें? जो कि कैपिटलिस्ट है और जो वर्कर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी मैं की फीचर्स बता रहा हूं आपको। यहां पर मैंने पॉलिटिकल आइडियाज में बताया कि स्टेट का नेचर क्या है। अभी पहले मैं बेस बता दूं, फिर उसके बाद हम थोड़ा और डेप्थ में उतरेंगे, मजा आएगा। फिर मैं थोड़ा और आइडियोलॉजी पर बात करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर कीवर्ड्स को समझते चलिए पहले। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो गवर्नमेंट होगी ना, वो इकोनॉमी में एक की रोल निभाएगी। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर फिर तो ऐसा लगता है कि जो फासिस्ट होंगे सर वो शायद कैपिटलिस्ट के खिलाफ होंगे। ऐसा नहीं है। फासिस्ट जो है उस तरह की कैपिटलिज्म के खिलाफ था जो कैपिटलिज्म वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज में था। क्योंकि वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज इंडिविजुअल राइट्स की बात करती कि हर एक पर्सन के कुछ राइट्स होने चाहिए। लेकिन यहां पर चाहे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में देखें, दोनों में, तो ध्यान रखिएगा फासिज्म जो है वो राइट्स पर नहीं,
ड्यूटीज पर फोकस करता है, ड्यूटीज, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, रेजिमेंटेड सोसाइटी, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोलिथ का मतलब जो स्टेट ने कह दिया, जैसा करना है, जैसी पॉलिसी बना दी, इसी बेसिस पर आप प्रॉफिट कमाओ, इसी बेसिस पर आप सर्व करो, तभी नेशन स्ट्रांग होगा, तभी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको यह भी कहना था, जैसे मार्क्सिस्ट कहते थे कि जो फासिज्म है ना, ये एक तरह का काउंटर रिवोल्यूशन है, ये इनकी पॉलिटी, ये इनकी इकोनॉमी में दिख जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई, हर एक चीज समझ में आ जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आया आपको। एग्जांपल देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। मार्क्सिस्ट का आरोप था, मार्क्सवादी लोगों का आरोप था कि जो फासिज्म है ना, वो एक काउंटर रिवोल्यूशन है। ठीक है, इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप अपने आंसर में डेप्थ लेकर आएंगे। ये मार्क्सिस्ट कह रहे हैं अबाउट फासिज्म। अब भाई इसका मतलब क्या है और क्या कह रहे हैं, टाइमिंग देखिए। कोई मुझे बता सकता है कमेंट में कि रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? अरे बताइए, रशियन रिवॉल्यूशन याद आ रहा है? 1917। और बता सकता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। तो भाई साहब इसके बीच में यहां पर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, और जैसे ही मार्क्स के आइडियाज एक सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन लेकर आ पाए रशिया में, तो इसके बाद से मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी का एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ? बाकी यूरोपियन स्टेट्स में भी, बाकी यूरोपियन नेशन में भी ट्रेड यूनियंस बनने लग गई कि नहीं बनने लग गई? बाकी देशों में भी ट्रेड यूनियन बनने लग गई, और जैसी ट्रेड यूनियन बनने लग गई तो वहां की सरकारों को भी लगेगा कि नहीं लगेगा कि भाई कहीं यहां भी मार्क्स के आइडियाज ना आ जाएं, है कि नहीं? तो ऐसे में आरोप ये लगाया कि ये रशियन रिवॉल्यूशन यहां से एक्सपेंड हो सकता था, अदर देशों में भी रिवॉल्यूशन लाया जा सकता था, लेकिन इससे पहले जो फासिज्म है वो एक तरीके से काउंटर रिवॉल्यूशन था कैपिटलिस्ट फोर्सेस का। तो कैपिटलिस्ट फोर्सेस ने पहले से ही चाल चल ली कि अच्छा तुम लेकर आओगे रिवॉल्यूशन मार्क्सिस्ट वाला, लो हम लेकर आते हैं फासिज्म, अब इससे भिड़ जाओ तुम, देखते हैं कौन जीतता है। मतलब जो फासिस्ट है वो एंटी मार्क्सिस्ट है। अब आप कहेंगे सर प्रूफ करिए, अरे हर चीज को प्रूफ कर देंगे, सुनिए जरा। जैसे फासिस्ट क्या कह रहे थे? यूनिटी, ठीक है ना। और भाई साहब मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट कहते हैं कि एक्चुअली पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यानी कि हर एक देश में लोगों को यह देखना चाहिए कि भाई तुम कैपिटलिस्ट हो या वर्कर हो, और वर्कर्स तुम्हें इकट्ठा होना होगा और अपने ही देश के कैपिटलिस्ट के खिलाफ रिवॉल्यूशन करना होगा। तो बताइए देश को तोड़ने वाली बात है कि नहीं? इन द आइज ऑफ हिटलर, इन द आइज ऑफ बेनिटो मुसोलिनी, बिल्कुल है। तो बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर यही समझा रहे हैं लोगों को कि भाई साहब मार्क्स के बहकावे में मत आना, ये तुम्हारे देश के लोगों में ही क्लास कॉन्शियसनेस डाल रहे हैं, और हमें इस क्लास कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम एक क्लास हो, तुम वर्कर क्लास हो या तुम कैपिटलिस्ट क्लास हो, कैपिटलिस्ट मतलब इंडस्ट्री ओनर हो, भाई साहब हमें इस क्लास कॉन्शियसनेस के हम खिलाफ हैं। हमें किस में बिलीव करना है? यूनिटी में। इटली में तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली स्टैब्लिश हो गई थी, क्योंकि जो बेनिटो मुसोलिनी की पार्टी है, इसका सक्सेस, इसका इमरजेंस हम कब देख रहे हैं? 1919 में, 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो चुका, और यहां पर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस इन इटली, जर्मनी, और पहले हम सक्सेस देखते हैं कहां पर? इटली में। तो इटली में जैसे ही देखते हैं कि अच्छा यहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी बन रही है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही फेमस लीडर हुए, स्कॉलर हुए ग्रैम्सी। बेनिटो मुसोलिनी ने उन्हें उठा के जेल में डाल दिया, और मतलब मार्क्सिज्म में मतलब बड़े रेस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका, नियो मार्क्सिज्म में हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि फासिस्ट जो हैं वो इन मार्क्सिस्ट एक्सपेंशन के खिलाफ थे। शुरुआत में इसी वजह से जो ये फासिस्ट राइज था ना, इवन जर्मनी में नाजी के राइज में उनकी पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे कौन? भाई साहब कैपिटलिस्ट थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा दिया हिटलर की पार्टी को कि हिटलर तुम बनो मजबूत, और जो मार्क्सिस्ट हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं,
मतलब हर एक ट्रेड यूनियनिस्ट जरूरी नहीं मार्क्सिस्ट हो, लेकिन जो ये मार्क्सिस्ट आइडिया है ये ट्रेड यूनियन के अंदर जा रहा है, तभी वो वर्कर अपनी कॉन्शियसनेस ला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, जरा इनका इलाज करो पहले तुम। मीन्स यू हैव टू ब्रिंग यूनिटी। जब हम कैपिटलिस्ट और वर्कर मिलकर काम करेंगे तभी तो देश स्ट्रांग होगा। अगर ये क्लास कॉन्शियसनेस वर्कर्स इकट्ठे हो गए, इन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया, तो फिर तो भाई साहब फैक्ट्री वगैरह ये सब छिन जाएंगी कैपिटलिस्ट से। तो बात समझ में आया? तो ये रशियन रिवोल्यूशन जो वहां पर सक्सेसफुल हुआ, ये यूरोप में बढ़ता इससे पहले ही फासिज्म आ गया। तो फासिज्म एक तरह का काउंटर रिवोल्यूशन था एज पर मार्क्सिस्ट। बात क्लियर हुई आपको? ये क्लियर हुआ? चलिए जी। तो क्या हम इकोनॉमिक सिस्टम में ये कह सकते हैं कि यार फासिज्म एक्चुअली कैपिटलिस्ट के हिसाब से चल रहा था? जैसे हम कह देते हैं ना कि in Western liberal countries like USA, France and other European countries, there you will find कि capitalists, some big companies have become so powerful that they can actually, they are actually impacting government decisions. ये हर जगह पर आरोप भी लगाया जाता है जहां पर भी लिबरल आइडियाज होते हैं। लेकिन क्या फासिस्ट में आप ऐसा कह सकते हो? भाई साहब फासिस्ट कहां सुन रहा है कैपिटलिस्ट की? वो कह रहा है कैपिटलिस्ट से सुनो, तुम हमारे हिसाब से एक बैलेंस बनाकर चलो, देश के लिए वो अच्छा है, तुम्हारी भी तरक्की इसी में है, राइट? तो दे वर नॉट कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट बट दे टुक सपोर्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इन देयर राइज। क्योंकि पार्टी प्रोपेगेंडा इन सब में पैसा तो लगता ही है ना, और पैसा किसके पास है भाई साहब? इनके पास है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज का आइडिया लग गया होगा विद रेस्पेक्ट टू फासिज्म, है ना? चलिए जी, अब जरा कहां गया हमारा ये वाला पार्ट था? यस, अब इसके बाद सोशल वाले एस्पेक्ट पर बात करते हैं। हाउ दे वर विजुअलाइजिंग सोसाइटी। एक्चुअली दे वर सपोर्टर ऑफ दिस आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप इस बात में विश्वास करते हो क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसका एप्लीकेशन इन सोसाइटी? एक वर्ड है सोशल डार्विनिज्म। तो फासिज्म जो है उसमें बिलीव करता है सोशल डार्विनिज्म। अब डार्विन की थ्योरी तो सबने पढ़ी होगी, सुना ना, डार्विन ही तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि भाई जितनी भी स्पीशीज आप देख रहे हैं जो कंटिन्यू कर पाई वो इस वजह से कर पाई क्योंकि वो फिट थी। बाकी जो वीक स्पीशीज थी, जो वीक कैटेगरी थी उस पर्टिकुलर स्पीशीज में, वो सब खत्म होते चले गए। यह है डार्विनिज्म। अब इसी को जब आप हमारी सोसाइटी में लगा देते हो, मतलब ह्यूमंस की सोसाइटी में लगा देते हो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, तो सोशल डार्विनिज्म बन जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेचुरल इक्वालिटी, एवरी ह्यूमन डिजर्व इक्वल डिग्निटी, contribution, equal welfare is a myth, and this myth should be abolished. This is what social Darwinism is justifying. अब जरा इस बात को मैं थोड़ा एंशिएंट टाइम से उठाता हूं, क्योंकि सीधे हम आरोप फासिज्म पे नहीं लगाते। जरा ये तो बात कर लें कि यार ये आइडियाज ऐसा नहीं है कि हिटलर ने एक दिन में दे दिए थे, बेनिटो मुसोलिनी ने एक दिन में दे दिए थे कि यार देयर शुड बी रेशियल सुपीरियरिटी। सुना होगा ना आपने कि जर्मन्स आर सुपीरियर रेस, Jews are weak, they need to be finished। ये आइडियाज दिए थे ना, उन्होंने यूज किए थे एक्चुअली। तो ये आइडियाज आए कहां से? चलिए एंशिएंट टाइम में देखते हैं। प्लेटो कुछ कह रहे थे क्या? प्लेटो एक्चुअली यूजेनिक्स की बात करते थे। यूजेनिक्स का मतलब होता है, प्लेटो ने एक थियरी दी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। एक्चुअली उन्होंने इस वजह से दी थी क्योंकि प्लेटो एंशिएंट टाइम में एथेंस से बिलोंग करते थे, और एथेंस जो है एक वॉर हार गया था। उस वॉर का नाम था पेलोपोनेशियन वॉर। ये एथेंस वर्सेस स्पार्टा एक वॉर हुआ था, उसमें इनका जो देश था, सिटी स्टेट थी, वो हार गई। अब ये यंग थे, इन्होंने सोचा कि यार मेरा देश हार कैसे गया? तो पता लगा यार हारने का एक बड़ा कारण है करप्शन। तो उन्होंने रीजन देखा, क्या है? करप्शन। अब देखा यार करप्शन कर कौन रहा था? पता लगा कि इनके जो डिफेंस फोर्सेस में थे, जो इनके सैनिक थे, वो भी करप्शन कर रहे थे। मतलब दुश्मन से ही पैसा ले लिया कुछ लोगों ने कि अपनी देश को हरा दिया कि भाई अब दुश्मन जब हमारे देश पे राज करेगा तो चलो दे आर गोइंग टू गिव अस सम गुड पोजीशंस, मनी तो दे ही रहे हैं,
ऐसा उन्होंने बेच दिया एक तरीके से देश को। करप्शन, करप्शन उनके सोल्जर्स में भी देखा उन्होंने और उनकी रूलिंग क्लास में भी देखा। रूलिंग क्लास जैसे कि आप में से काफी लोग ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस, तो उस समय पर रूलिंग क्लास मान लीजिए, है ना। तो देखा यार इनमें भी करप्शन, इन्होंने दुश्मन से पैसा ले लिया। अब इनमें करप्शन है क्यों, सोल्जर और रूलिंग क्लास में, भाई क्यों है करप्शन? तो एक तो कारण पता लगा कि यार क्योंकि ये लोग ना इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट क्यों, मतलब इन्हें सिखाया ही ऐसे गया, इनके एजुकेशन सिस्टम में, सोसाइटी में यही आइडियाज थे कि यार अच्छी लाइफ का मतलब है ज्यादा पैसा, देश मायने नहीं रखता, मदरलैंड इतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता आपका पैसा, आपकी पोजीशन, लिविंग लाइफ ऑफ प्लेजर। अगर ऐसे आइडियाज आपकी सोसाइटी में होंगे तो आपका देश का बेड़ा गर्क होना तय है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। फासिस्ट है इन आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ, फासिस्ट भी इनके खिलाफ। फासिस्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट। बेनिटो मुसोलिनी का फेमस स्टेटमेंट था इटली में, उन्होंने कहा कि नथिंग बिफोर स्टेट, भाई साहब देश से ऊपर कुछ है ही नहीं आपके लिए, देश के खिलाफ कुछ नहीं। और जो आपका लीडर कह रहा है ये होना है, जो सरकार कह रही है वही करना है, क्योंकि दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग स्ट्रेंथ। क्योंकि जब तक स्ट्रेंथ रहेगी तभी दुश्मन आपको कमजोर नहीं कर सकता। और आप ये देखिए उस समय के सर्कमस्टेंसेस में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जीते, उन्होंने ऐसी ट्रीटीज हारने वाले देशों पर लगाई कि नहीं लगाई जिससे उनकी सोसाइटी का और नुकसान हुआ। अरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आप पढ़ते हैं ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जर्मनी पर उसका खामियाजा, क्योंकि जो हार गया उससे और पैसा बटोरा जाता है, बाउंटी ली जाती है कि यार तुम मतलब हार तो गए हो तुमने, लेकिन इतना खर्चा करा दिया, डिस्ट्रक्शन करा दिया, लाओ और पैसा दो। इस चक्कर में और वीक हो जाता है। तो अगर वीकनेस से बचाना है अपने देश को तो भाई साहब करप्शन को हटाना पड़ेगा। करप्शन दीमक की तरह है, ये देश को खोखला बना देते हैं, क्योंकि अपने पैसा लेते हैं, देश के रेवेन्यू का जो पैसा है वो खुद ले लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इसकी वजह से देश की जो कैपेसिटी होती है टुवर्ड्स सिक्योरिटी, टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वो कम होगी कि नहीं होगी? तो भाई साहब इनका तो इलाज कुछ करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे अच्छा मतलब कुछ पनिशमेंट देते हैं? नहीं यार, पनिशमेंट तो तब है ना कि जब इन्होंने कर दिया, वो होने क्यों दे रहे हो? तो प्लेटो ने इसमें क्या सॉल्यूशन निकाला? प्लेटो ने कहा लोग करप्शन करते क्यों? एक तो ग्रीड है, प्लेजर है। दूसरा पता लगा ये करप्शन इस वजह से करते हैं क्योंकि इनको पड़ी है अपनी फैमिली की। लोग करप्शन परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लेटो कहते हैं कि बिगेस्ट एंजाइटी अमंग पीपल, अमंग पेरेंट्स, इज एंजाइटी टुवर्ड्स फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब कुछ पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अब बताइएगा आपका कमेंट्स में क्या कहना है, क्या ऐसी बात सही है कि नहीं है? कि यानी कि जैसे कोई पेरेंट बन जाता है, जैसे सोल्जर्स हैं, रूलिंग क्लास है, तो इनका सबसे बड़ा कंसर्न लाइफ का, कई कंसर्न हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये होता है कि जो ये मेरे बच्चे हैं ना, इनका भविष्य सिक्योर हो जाए। और भविष्य सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं फिर ये? ज्यादा पैसा उसका तरीका मानते हैं सिक्योर करने का, और इस वजह से वो करप्शन फॉर फैमिली करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इनकी शादी नहीं होने देंगे। मतलब प्लेटो ने आइडिया दिया कि एथेंस में एक ऐसा रूल बनाएंगे कि जो सोल्जर क्लास रूलिंग क्लास में होगा वो अपनी प्राइवेट फैमिली रखेगा ही नहीं, उसके लिए जो फैमिली होगी वो उसका देश होगा, स्टेट होगा। समझ रहे हैं कितना मतलब रेडिकल आइडिया है ये? अब आप कहेंगे फिर सर अगर शादी नहीं होगी तो फिर ये आगे बढ़ेंगे कैसे, मींस बेबी कैसे आएंगे? तो उसमें फिर ये कॉन्सेप्ट आता है यूजेनिक्स का। यानी कि यहां पर जो स्टेट होगी, गवर्नमेंट होगी, वो एक्चुअली ब्रीडिंग कराएगी अमंग पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स, वो सेलेक्ट करेंगे, मतलब ब्रीडिंग में सेलेक्टिव होगी। और क्यों होगी सेलेक्टिव? जिससे कि बेस्ट ब्रीड के बच्चे एथेंस में आ सके। तो उन्होंने कहा मैंने इससे दो सॉल्यूशन कर दिए। एक, फैमिली इनकी पर्सनल नहीं होगी, इनकी स्टेट ही फैमिली होगी। अब आप कहेंगे सर ये मानेंगे क्यों ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए, ये तो प्राइवेट फैमिली चाहेंगे। तो प्लेटो कहेंगे यार एजुकेशन सिस्टम में हम इनको ग्रूम ऐसे करेंगे, ऐसे इनको सिखाएंगे, ऐसा कल्चर बना देंगे कि वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि बेस्ट लाइफ इज सर्विंग योर लाइफ इन दिस मैनर। तो उनमें से कुछ सोल्जर और रूलिंग क्लास के जो बॉय होगा, गर्ल होगा, उनको एक पर्टिकुलर टाइम पर गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, वो मतलब दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस बेबी, और उसके बाद जो बेबी है वो गवर्नमेंट ले लेगी।
और इनको कहेगी तुम अपना अपना काम करो। यहाँ पर गर्ल्स को भी कहा गया था कि यार यू शुड ऑल्सो गेट एजुकेटेड, यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सिविक अफेयर्स, एंड बॉयज को भी तुम्हारा केवल इतना काम है दैट यू शुड एक्चुअली ब्रिंग बेस्ट ब्रीड बेबीज फॉर एथेंस, क्योंकि बेस्ट ब्रीड से ही फिर एथेंस स्ट्रांग होगा, फिर दोबारा हारेगा नहीं। ये इनका आइडिया था। हालांकि इनके एक स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि गुरुजी मतलब प्लेटो मतलब आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया, क्योंकि फैमिली इज एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन। फैमिली का काम केवल बेबी पैदा नहीं करना होता, फैमिली का काम एक इमोशनल स्टेबिलिटी देना भी होता है। कई लोग सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करते हैं बिकॉज दे हैव फैमिली, क्योंकि परिवार पर बात आ जाएगी, परिवार के बारे में क्या सोचेंगे लोग। तो इस वजह से ये तो एक बड़ा जबरदस्त तरीका है सोसाइटी में ऑर्डर रखने का, फैमिली। ये इनके स्टूडेंट एरिस्टोटल का भी मानना था। वो अपने प्लेटो जो उनके गुरु थे उनके खिलाफ थे इस पॉइंट पर, लेकिन इनका ये आइडिया था। अब ऐसे कुछ आइडियाज हमें फासिज्म में भी दिखते हैं। फासिज्म भी इस यूजेनिक्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है। वो कहता है इंटरमिक्सिंग बिटवीन जर्मन्स, यानी कि अगर मैं हिटलर का एग्जांपल दूं, बिटवीन जर्मन्स एंड ज्यूज ये नहीं होनी चाहिए। जर्मन्स आर सुपीरियर रेस, प्योर रेस, आर्यन रेस, एंड ज्यूज दे आर इंफीरियर रेस। अगर इनके बीच में रिलेशन होगा तो उससे जो बेबी आएंगे जर्मनी में वो वीक आएंगे, एंड यू नीड टू फोकस ऑन बेस्ट ब्रीड। है कि नहीं? अब है कि नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बिलीव करते हो, मतलब ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे एक और स्कॉलर हुए गोबिन्यू। मैं हिटलर से पहले की बात कर रहा हूं, देख रहे हैं हिटलर यूज कर रहे हैं इन आइडियाज को। तो गोबिन्यू का क्या कहना था? गोबिन्यू का कहना था कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हर एक ह्यूमन बराबर है, मींस देयर इज रेशियल सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। उन्होंने कहा कि जैसे आप किसी भी स्पीशीज में देख लो, जैसे एनिमल है, प्लांट्स हैं, से कैटल्स हैं, बफेलो, काउ, डॉग्स। तो डॉग एक स्पीशीज हो गई, काउ, बफेलो मतलब ये स्पीशीज हो गई, ठीक है, कैटेगरी हो गई। तो क्या एक कैटेगरी में क्या सभी काउ, सभी बफेलो, सभी डॉग्स क्या एक ही तरह के होते हैं, या प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में डिफरेंस होता है? भाई प्रोडक्शन और कैपेबिलिटी में डिफरेंस तो होता है। आपको कोई काउ लेनी है तो यू आर बिल्डिंग अ डेयरी, देन यू विल परचेज अ काउ जो ज़्यादा ईल्ड दे, ज़्यादा आपको मिल्क प्रोवाइड करे। ऐसे इफ यू वांट टू गार्ड योर फार्म हाउस एंड यू वांट टू हैव अ डॉग, तो पमेरियन रखोगे कि ग्रेट डेन रखोगे? तो आप कहोगे यार डॉग एक कैटेगरी है, लेकिन जो ग्रेट डेन है बहुत ही ऊंचा डॉग होता है, तो आप उसको रखोगे, पमेरियन को थोड़ा ना रखोगे। तो ऐसे जस्टिफिकेशंस जो हैं पहले से दिए जा रहे थे। तो गोबिन्यू कह रहे थे इसी तरीके से ह्यूमंस हैं, ह्यूमन एक कैटेगरी होगी तो कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं जो सुपीरियर रेस हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जो इंफीरियर हैं। कहा गया कि कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो दुनिया में लीड करने के लिए बनी हैं, कुछ ऐसी हैं जो वीक ब्रीड्स हैं जो उनको सर्व करने के लिए बनी हैं। आप में से कुछ लोगों को कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो स्लेवरी सिस्टम हमने देखा कॉलोनियल पीरियड में, जहां पर अफ्रीकन्स को स्लेव की तरह ट्रीट किया गया, उनका खरीदना बेचना होता था यूरोपियन कॉलोनीज में, तो आपको नहीं लगता वो भी तो इसी आइडिया पर बेस्ड थे? मतलब वहां पर जो लोग ऐसा कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, दे वर एक्चुअली ट्रीटिंग दीज अफ्रीकन ब्लैक पीपल लाइक एनिमल्स। मतलब जैसे I was reading one book on geopolitics and how it is connected to geography and history. So I was reading this history of Australia and how its polity evolved. So what I found that जो British people, they came to Australia to set up prisons, कि वो वहाँ से जो उनके criminals होते थे उनको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बंद कर देंगे, वहाँ पर नहीं रखेंगे ब्रिटेन में। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन थी, नेटिव पॉपुलेशन को मतलब जेनोसाइड किया, मार दिया, एरिया सफाया कर दिया वहां से, जो वहां के एब्रोजिनल थे ऑस्ट्रेलियन पीपल। जब पूछा गया कि भाई ये तो तुम क्राइम कर रहे हो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो आप और हम अब कहेंगे कि यार हाँ हर एक इंसान बराबर है, हाउ कैन यू एक्चुअली किल दोज पीपल? बट एक्चुअली फॉर देम दैट वाज करेक्ट, बिकॉज फॉर देम इट वाज लाइक कि जैसे किसी एरिया से ह्यूमन को अपने आप को एक्सपेंड करना है, अर्बनाइज करना है, तो वहां पर जो स्पीशीज जिनको आप वहां से हटा देते हो, खत्म कर देते हो, कहीं वो आपकी लाइफ को, आपके सेटलमेंट को थ्रेटन ना करें, इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया ऑस्ट्रेलिया में वहां के एब्रोजिनल पॉपुलेशन को। ऐसे ही यहां पर अफ्रीकन्स के साथ
तो ये आइडिया, भले ये आरोप लगा दे कि हिटलर तुमने ही किया है, तो हिटलर की आत्मा भी सोचती होगी कि भाई आने वाले टाइम में कुछ तो लोग होंगे जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, कुछ एनालिसिस ऐसा रखेंगे कि जिसमें केवल एक पर्सपेक्टिव जो है फासिज्म के खिलाफ, केवल उसी को ना पढ़कर हिस्ट्री में डिफरेंट जो चीजें हुई हैं उसको भी एनालाइज किया जाएगा और कहा जाएगा कि जो हिटलर का पे आरोप लगा रहे हैं उन्होंने भी तो ऐसे काम किए हैं खुद, और गलत काम तो भाई गलत काम है कि नहीं? तो हाउ कैन वी बी बायस्ड जस्ट अगेंस्ट हिटलर? मतलब भाई औरों ने भी किया है, हिटलर भी है और वो भी है, सब आरोपी हैं, है कि नहीं? तो ऐसे में जो आइडियाज हैं रेशियल सुपीरियरिटी के, जो ये फासिज्म यूज कर रहा है, तो ऐसे यहां से स्कॉलर्स से लिए गए हैं, राइट? तो यहां पर रेशियल सुपीरियरिटी है, तो सोसाइटी में इंटरमिक्सिंग को वो प्रोहिबिट कर रहे हैं कि इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। सोसाइटी में सॉलिडारिटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, जैसे जर्मन कल्चर। आपको पता है हिटलर का जन्म कहां हुआ था? भाई जर्मनी पर राज किया, तो आप कहेंगे सर व्हेन ही वाज सेइंग हिमसेल्फ कि यार वो एक प्योर जर्मन रेस है, तो जर्मनी में ही हुआ होगा, आप ऐसे ही सोचे होंगे। ऐसा नहीं है, उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, बट ही वाज अ जर्मन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जर्मन वाज अ रेस, जर्मन वाज अ नेशनैलिटी। ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स तो बाद में आए, ये जो जर्मन नेशनैलिटी थी इस पर कब्जा था ऑस्ट्रिया का, एक तरीके से ऑस्ट्रिया ने कुछ जर्मन्स को अपने अंडर ले लिया था। तो एक्चुअली जो हिटलर का आइडिया था ऑफ एक्सपेंशन, हिटलर का आइडिया वाज दैट ही वाज जस्टिफाइंग दैट जर्मन्स डिजर्व टू बी वन, एंड सिंस जर्मन आर सुपीरियर रेस दे deserve to have more land, right? So that is what they were saying, that we should claim our fatherland and we need to expand, we should have solidarity का मतलब एकता होनी चाहिए on the base of culture। बात क्लियर हुई? अगर यहां तक है बात क्लियर तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स। चलिए अब इसके बाद ये देखिए, यहां पर थे हम फॉरेन पॉलिसी। अब ये बात तो मैंने अभी आपको कनेक्ट करी है, फॉरेन पॉलिसी में दे बिलीव्ड इन एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। अब या ये जो ये एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को कह रहे थे, तो क्या एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी पहली बार किसी ने कही थी? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। अब बात यह है कि इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट कहा तो हमें यह भी बताना चाहिए भाई क्यों कहा और किस किसने कहा। इनका मानना था कि जो स्टेट है ना, जैसे जर्मन नेशन, इटली, इट इज लाइक ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज टू एक्सपेंड। इंडिविजुअल्स एक्सपेंशनिस्ट समझते हैं ना, मीन्स अगर जर्मनी यहां है तो उसको एक्सपेंड करना है अपनी टेरिटरी को। कहा कि दुनिया ऐसी चलती है, दुनिया में देयर आर रेशियल डिफरेंसेस एंड ओनली फ्यू रेसेस आर सुपीरियर रेस, एंड inferior race may also have this misconception that they are also superior, and only test of superiority would be war। तो इसी वजह से बेनिटो मुसोलिनी का स्टेटमेंट था, वॉर इज टू मेन एज मैटरनिटी इज टू वुमेन। यानी कि युद्ध मेल के लिए मतलब ऐसा है जैसे मातृत्व है, मतलब मदरहुड है फॉर वुमेन। तो इफ यू वांट टू से दैट यू आर मेन, टेल मी इन विच वॉर यू पार्टिसिपेटेड। तो आप कहेंगे सर अभी ये सवाल मत पूछ लेना क्योंकि हमें मौका नहीं मिला। लेकिन वहां पर अगर वो इन आइडियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन आइडियाज का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। क्योंकि जब आप एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी पर जाओगे, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करोगे, तो कॉमन लोगों की भी जरूरत बॉर्डर पर पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। और वो भाई अपना काम वगैरह छोड़कर देश के लिए लड़ने के लिए कब आएंगे? जब उनके दिमाग में आइडियाज आएंगे कि वॉर इज टू मेन एज मैटरनिटी इज टू वुमेन। तो जो घर की विमेन है वो भी कहेंगी यार यू आर मेल, यू आर मैन, then you need to prove your mettle and go to the border to serve your nation, to prove that we are superior race. Otherwise we will perish because other races are also going to come in conflict and they are going to prove कि यार वो superior है, right? अब बेनिटो मुसोलिनी पहले ऐसे पर्सन नहीं थे जिन्होंने ऐसी बातें कही। क्यों? इनसे पहले अभी मैंने जिक्र किया था हीगल का। हीगल ने भी वॉर को जस्टिफाई किया था
ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन हिस्ट्री ऑफ वॉर। अरे हिस्ट्री में आप पढ़ते क्या हो कि अभी ये वॉर हुआ, इसके बाद ये वॉर हुआ, इसके बाद ये वॉर हुआ। हीगल कह रहे हैं वॉर इज अ टेस्ट, वॉर इज अ टेस्ट, और इट एक्चुअली प्योरिफाइज सोल ऑफ योर स्टेट। आप कहेंगे मतलब प्योरिफाई सोल, ये क्या बातें चल रही हैं? जैसे हीगल का प्रैक्टिकल जो इसका यूसेज हीगल देना चाह रहे थे, वो कहते थे देखो वॉर तो होंगे, क्योंकि एक तरीके से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें कोई आपके ऊपर कोई कॉमन लॉ तो है नहीं, कोई जैसे आज हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनेशनल, मैंने देखो ग्लोबल यूज किया, क्यों? क्योंकि हीगल के टाइम के बाद यहां पर 1648 ऑनवर्ड्स ये नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, नेशन एज अ वर्ड पॉपुलर हुआ बाय ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। उसके बाद हम कहने लगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि नेशंस के बीच की पॉलिटिक्स। अगर मैं ग्लोब की पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो हम वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स में नेशन के बीच की पॉलिटिक्स भी आ जाती है, फिर उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में, पावर में, पॉलिसीज में, वो भी आ जाता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस का, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, वो सब कुछ आ जाता है व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई ग्लोबल गवर्नमेंट है क्या? ग्लोबल लेवल पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। कोई हायरार्की है क्या? नहीं है। तो जब कोई रूल नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता जिस पे सब ट्रस्ट कर सकें, तो क्या होता है? तब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर, तब होता है इनसिक्योरिटी, तब होता है सिक्योरिटी डिलेमा। और उससे बचने का एक ही तरीका है, दैट यू नीड टू इंक्रीज योर पावर एंड कीप ऑन टेस्टिंग योर पावर। तो ऐसे में जब आप वॉर पे जाते हैं, तो हीगल का तो कहना था इससे करप्शन भी कम होता है। पूछा भाई कैसे कम होता है? तो कहा क्योंकि जब वॉर पे जाओगे ना, तो लोग, अब उस देश को चाहिए ज्यादा पैसा, तो देश जहां जहां करप्शन हो रहा है, जो जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को प्लग करता है। हीगल ने कहा कि इससे एक यूनिटी भी आती है वॉर से देश के अंदर। तो आप कहेंगे यार ये तो बात ठीक लग रही है, क्यों? क्योंकि अगर एक कॉमन एनिमी बाहर है ये कहा जाए, तो इंटरनल डिविजन्स जो हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। फिर जो आपस में लड़ रहे थे कि नहीं मैं ऊपर, वो तुम नीचे, मतलब दैट दिस रीजन इज सुपीरियर, दैट रीजन इज इंफीरियर, माय लैंग्वेज, माय कल्चर, वो सब चीजें हटकर रिलीजन वगैरह आप किस पर फोकस करते हो? यार वी आर वन एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस एनिमी, अदरवाइज वी विल बी इन क्राइसिस, आवर सिक्योरिटी, आवर फैमिली विल बी इन क्राइसिस। तो ऐसे में वॉर की एक यूटिलिटी है, करप्शन एंड यूनिटी दोनों में काम करती है। तो एक तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया इस बात को कि भाई होनी चाहिए यार ये तो एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल क्लासेस में पढ़ाता हूँ चाणक्य को इन डिटेल। तो वहां पर हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं मंडल सिद्धांत, मंडल पॉलिसी। उसमें चाणक्य कहते हैं कि आपका जो पड़ोसी है ना, वो दुश्मन है, क्योंकि पड़ोसी को अगर अपनी पावर को एक्सपेंड करना है, तो उस समय पर होता क्या था, एंशिएंट टाइम में इकोनॉमी में प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम लैंड था। भाई एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। आज तो चलो किसी के पास लैंड भी नहीं है तब भी वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो सकता है, जैसे ताइवान है, लैंड कम है तब भी, और जैसे सिंगापुर है ना। लेकिन उस समय तो लैंड प्राइमरी सोर्स था। तो ऐसे में दूसरा देश चाहेगा अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा लैंड, और ज़्यादा लैंड के लिए वो करेगा एक्सपेंड। तो पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है। तो दुश्मन जब मजबूत हो जाएगा, तुम पर अटैक करेगा, तब जागोगे, जब पहले से अपने आप को स्ट्रांग रखोगे और दुश्मन को वीक करके रखोगे। उसके लिए तुम्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा, और अपने आप को इतना एक्सपेंड कर लो कि तुम्हारी रिलेटिव पावर दूसरों से बहुत ज़्यादा हो। एक ही तरीके से तुम अपने आप को सिक्योर रख सकते हो जब तुम्हारे पास पावर बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर्स। यही तरीका है सिक्योर रखने का। तो यही आइडियाज फासिज्म भी यूज कर रहा है, राइट। अब ये तो ब्रॉड तरीके हो गए। क्या लगता है आपको फासिज्म का मॉडर्निज्म पर क्या कहना होगा? भाई ये चारों पॉइंट तो क्लियर हो गए आपको, यस और नो? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, फॉरेन पॉलिसी, है ना, और इसका आइडियोलॉजिकल एंगल भी बता दिया। क्लियर है ना? अच्छा, जैसे मैंने कहा मॉडर्निज्म, बिल्कुल बेस से बताता हूं। मॉडर्निज्म में वर्ड जो मॉडर्न है, ये मॉडर्न टाइम की बात कर रहा है। अब जैसे अगर हम इससे पहले वाले टाइम की बात करें मिडीवल, उससे पहले वाले टाइम की बात करें एंशिएंट, है ना। और कब हो रहा है भाई ये?
फासिज्म का राइज 1919 ऑनवर्ड्स, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45। तो मॉडर्निज्म का फीचर क्या है? रेशनैलिटी। कारण जो मिडिवल पीरियड है या एंशिएंट पीरियड है, तो इसमें देखा गया कि रोल ऑफ, जैसे यूरोप की बात करें तो रोल ऑफ चर्च, रोल ऑफ रिलीजन एज द बेसिस टू स्टैब्लिश ट्रुथ, ये था। लेकिन ये जो पीरियड था ट्रांजिशन वाला, एनलाइटनमेंट का पीरियड, पढ़ा होगा ना आपने, एनलाइटनमेंट, पुनर्जागरण। अब यहां पर लॉजिक का इस्तेमाल करके, साइंस का इस्तेमाल करके ऐसे कुछ जो सो कॉल्ड ट्रुथ थे उन पे क्वेश्चन कर दिया गया। पता लगा कि जो यहां पर चर्च रिलीजन के बेस पे बताया गया था यही सच है। पता लगा भाई वो तो झूठ है, हमारे तो एक्सपेरिमेंट ने बताया कि धरती फ्लैट नहीं, इसको तो शेप दूसरी है, जोइड है ना। तो ये तो चेंज है, और आप बता रहे हो कि फ्लैट है, ये तो गलत है। हमने प्रूव कर दिया एक्सप्लोरेशन से, है ना। तो ऐसी गैलीलियो, केपलर एंड सो मेनी अदर, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, हर जगह लॉजिक, साइंस, ये मतलब ये प्रोग्रेस करने लग गई। और उसके बाद कहा गया कि यार जब इंसान ने कई सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया, जो पहले कहा जा रहा था कि भाई ये तो मतलब ईश्वर का प्रकोप है, पता लगा कि भाई हमने कुछ दिमाग लगाया, कोई मेडिसिन बनाई, हम ठीक हो सकते हैं। तो यानी कि गॉड ने हमें खुद जिम्मेदारी दी है कि भाई हम खुद लॉजिक का इस्तेमाल करके खुद बना लें, वेट ना करें। तो भाई ऐसे में जो मैन है, जब मैं मैन कह रहा हूं तो उसका मतलब मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं। वैसे तो इस समय की जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल ही थी, है ना। लेकिन ह्यूमंस बाय नेचर आर लॉजिकल, एंड इफ दे आर लॉजिकल, रेशनल, तो अगर वो तार्किक हैं तो यानी कि वो अपना अच्छा बुरा, गुड और बैड समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। अगर वो गुड और बैड समझते हैं अपना, तो दे डिजर्व सर्टेन राइट्स और नॉट। भाई जैसे आपके मम्मी पापा जब आप बड़े हो जाते हैं, कॉलेज लाइफ में हो जाते हैं, तो आपने देखा है जब आप स्कूल लाइफ में थे और कॉलेज लाइफ में थे तो आपके घर में जो आपकी इज्जत है या जो आपके राइट्स हैं उनको तवज्जो जो है एकदम से थोड़ा चेंज हो जाती है। स्पेशली जैसे अब मान लीजिए कॉलेज में भी मान लो इतनी इज्जत नहीं मिल रही, इतने राइट्स आपको नहीं मिल रहे आपके घर में, केवल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जैसे आपकी जॉब लग जाती है कॉलेज के बाद, तो आपको नहीं लगता कि आपके राइट्स की बात होने लगती है कि नहीं इनसे पूछेंगे, इनका अधिकार है। उससे पहले कोई इतनी इज्जत नहीं दे रहा था आपको। क्यों? क्योंकि नाउ दे बिलीव दैट नाउ यू आर सच अ ह्यूमन हु हैव रेशनैलिटी, यानी कि लॉजिकल हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो, इस वजह से यू डिजर्व राइट्स। तो मॉडर्न पीरियड में भी यही हुआ, ये ट्रांजिशन हुआ और देखा गया कि भाई इंसान जब ये डिस्कवरीज कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है, जैसे कि आपने सोल्यूशन निकाला फॉर एग्जांपल योर जॉब, तो अल्टीमेटली दे डिजर्व सर्टेन राइट्स, है कि नहीं। अब मुझे बताइए, जब मैंने इतनी बात बता दी आपको, अब इसी पीरियड में फासिज्म है। अब फासिज्म इस आइडिया के सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में है? जितना मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूं उसी हिसाब से बताइए, कम ऑन। इस हिसाब से फासिज्म इसके सपोर्ट में है, इन आइडियाज के, या अगेंस्ट में है? अगर किसी ने अब कर दिया गलत तो माना जाएगा पाप, क्योंकि ये बात मैं आपके दिमाग में बैठा चुका हूं अभी तक के डिस्कशन से। बताइए जरा, आपकी कमेंट्स देख लें। अरे भाई साहब, सपोर्ट में क्यों होगा? अगेंस्ट में है, सपोर्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था आपको, ये देखो यहां पर लिखा था ना मैंने, भूल गए हो तो, राइट्स नहीं ड्यूटीज पर फोकस करते हैं। तो यानी कि वो राइट्स पर नहीं ड्यूटीज पर फोकस करते हैं, और मॉडर्निज्म जो है वो राइट्स पर फोकस कर रहा है। तो भले ये मॉडर्न टाइम में है फासिज्म, लेकिन ये मॉडर्निज्म की रेशनैलिटी वाले फीचर में बिलीव नहीं करता, राइट्स में बिलीव नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, जब फासिज्म की बात करें तो ना तो वो राइट्स में बिलीव कर रहा और ना ही वो रेशनैलिटी में बिलीव कर रहा। अब आप कहेंगे मतलब रेशनैलिटी में क्यों नहीं? देखो, क्योंकि अगर आप रेशनल मान लेते हो तो उसका मतलब है कि अब आपको लोगों को इंडिविजुअल राइट देने होंगे, इंडिविजुअल। अब राइट्स के भी टाइप्स होते हैं ना, तो इंडिविजुअल राइट्स का मतलब है कि एज एन इंडिविजुअल यू कैन क्लेम योर राइट्स अगेंस्ट अदर पीपल इन सोसाइटी, अगेंस्ट स्टेट। अगेंस्ट स्टेट? भाई साहब ये देखो, अगेंस्ट स्टेट,
इंडिविजुअल राइट का कॉन्सेप्ट जो है, जो लिबरलिज्म का आइडिया है, वो अगेंस्ट स्टेट आपको इंडिविजुअल राइट देता है। और मुझे बताइए, हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी अगेंस्ट स्टेट कुछ सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। अभी बताया बेनिटो मुसोलिनी क्या कह रहे थे, नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट, सोचना भी मत। तो यानी कि यहां पर ये इंडिविजुअल राइट के आइडिया में बिलीव नहीं करते। अब आप कहेंगे सर रेशनैलिटी, सर हम लॉजिकल लोग हैं, हम अच्छा बुरा तो समझ सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो एक्चुअली फासिज्म कहता है कि देखो, आपकी जो रेशनैलिटी है ना, उसकी भी एक लिमिट है। एक लिमिट तक ही आप सोच समझ सकते हो क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो आपका लीडर है, सुपरमैन, उबरमैक, इन द व्यूज ऑफ नीचे, लाइक हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, दे कैन एक्चुअली सी थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स विच यू कैन नॉट। यानी कि वो आप अपनी जो समझ है उसकी समझ आपकी समझ से बहुत ऊपर है। तो अगर वो जो कह रहा है उसको चुपचाप सुन लो, क्योंकि तुम्हारी रेशनैलिटी से तुम सही गलत समझ नहीं पाओगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, कंजर्वेटिव्स जो होते हैं, मतलब जो बिलीव करते हैं कि जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है, उनके अंदर कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं, लॉजिक हैं, जो आज की जनरेशन अपनी रेशनैलिटी से शायद समझ नहीं सकती। लेकिन एंशिएंट टाइम से अगर वो चलते आ रहे हैं, आपके कल्चर के पार्ट हैं, तो उसमें कुछ तो लॉजिक होगा भाई। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉजिक से आप समझ सकते हो, कुछ ऐसी हैं जो आपके लॉजिक से भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपकी रेशनैलिटी भी ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होती है। और आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज लिमिटेड है कि नहीं? जब आपकी एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज लिमिटेड है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो भी चीज आप रेशनैलिटी से एस्टेब्लिश करेंगे, ट्रुथ केवल वही ट्रुथ है? यानी कि बहुत कुछ वो ट्रुथ है, बहुत कुछ वो सही है, सच है, जो आप समझ ही नहीं सकते। इस वजह से दे फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीव, believe in your leader, believe in what government is saying. And don't you think this becomes a way to propagate myths? This become, you can say, a way to muzzle समझते हो, muzzle intellectuals in society. Actually मिस्टर रसल ने स्टेटमेंट दिया था कि फासिज्म फूल्स को अट्रैक्ट करता है और इंटेलेक्चुअल्स को मजल करता है। मजल समझते हो? जैसे डॉग्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, तो उनके फेस पे ना एक जाल लगा दिया जाता है, जिससे वो भौंक ना सकें, बात ना कर सकें, मतलब बोल ना सकें। एक तरीके से वो मजल कर लगा दिया जाता है। तो एक तरीके से इनका कहना है कि इन बिलीव्स के द्वारा, इन पॉलिसीज के यूज से सबसे पहले तो फूल्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई सब, जो तुम्हारे लीडर है ना, वो लार्जर देन लाइफ है। तुम मुश्किल से मुश्किल 8 घंटे काम करते होगे, भाई सब वो 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं सोते। उसमें होती है क्रिएटिव स्लीपिंग। क्रिएटिव स्लीपिंग का मतलब होता है वो उसमें भी सोच रहे होते हैं, कि विजन पे काम कर रहे होते हैं कि देश के लिए और क्या करना है। तो इस वजह से बिलीव करो कि तुम जो तुम्हारी सोच समझ है उसकी एक लिमिटेशन है, उनकी लिमिटेशन नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फासिज्म है उसमें हमें एंटी रेशनैलिटी का एलिमेंट दिख रहा है, अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट एलिमेंट दिख रहा है। ये बात क्लियर है आपको? क्लियर है? नाउ दे यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ ऑफ नेशन, या फिर रीजेनरेशन। जैसे कॉन्सेप्ट है पैलियो नेशनलिज्म। पैलियो समझते हो? वर्ड यूज किया जाता है आर्कियोलॉजी, ओल्ड एज, एंशिएंट टाइम में यहां पर कुछ चीजें दफन थी, आपने निकाली, है ना। कुछ ऐसी आइडियाज का इस्तेमाल ये लीडर्स करते हैं। जैसे वो कहते हैं तुम्हारा जो देश है ना, उसकी बर्थ तो अब होने वाली है। मतलब इसमें वो हाईलाइट करते हैं कि भाई हमारे देश में कुछ वीकनेस आ गई है, और इस वीकनेस का वो ब्लेम किसी को देते हैं। वो कहते हैं कुछ वीकनेस जो है उन्होंने आपके सोसाइटी के अंदर घर कर लिया है। जैसे कि लिबरल आइडियाज, जैसे कि बेनिटो मुसोलिनी का कहना था कि यार तुम डेमोक्रेसी करते हो। व्हाट इज डेमोक्रेसी?
डेमोक्रेसी के थ्रू आपके देश को कमजोर करने की एक चाल है। जो भी कहे कि डेमोक्रेसी से बेटरमेंट होगा, समझ लो तुम्हारे देश को कमजोर करना चाह रहा है। विदेशी ताकतें कहेंगी कि देखो डेमोक्रेसी वीक हो रही है जिस देश में, समझ जाना उनकी चाल है तुम्हें वीक करना। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज लग्जरी ऑफ रिच नेशंस। ये तो अमीर देशों की लग्जरी है। इन डेमोक्रेसीज में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हो पार्लियामेंट में, और ये पार्लियामेंट है क्या? दीज आर टॉकिंग शॉप्स। यहां पर बैठ के बातें बनाई जाती हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं होते। कोई इंपॉर्टेंट लॉ बनना है तो इस इंपॉर्टेंट लॉ को बनने में कितने महीने लग जाएंगे, और जहां इन रिप्रेजेंटेटिव्स की सैलरी बढ़ाने की बात होगी, ऐसा कोई बिल पास करना होगा, वो सेम डे पास हो जाएगा। तो इनको देश की पड़ी है कि अपनी पड़ी है? इनको अपनी पड़ी है, देश की नहीं पड़ी इनको। तो स्टॉप बिलीविंग इन योर पार्लियामेंटेरियंस, एमपीज, एंड बिलीव इन योर डिक्टेटर। डिक्टेटर इज नॉट नेगेटिव वर्ड, डिक्टेटर इज अ पॉजिटिव वर्ड हु कैन एक्चुअली ब्रिंग स्ट्रेंथ। आपको क्या चाहिए? अगर आपको जॉब्स चाहिए, वेल्थ चाहिए, आपको प्राइड चाहिए अपने कल्चर में, अपने नेशन में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जानबूझकर आपको पढ़ाया गया है डेमोक्रेसी इज बेस्ट, क्योंकि ये लिबरलिज्म वाली जो वेव थी और जो देश थे, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश वर्ल्ड वॉर 2 में जीत गए थे। ये इटली, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, ये देश हार गए थे। इटली, जर्मनी, जापान। और जो गाथाएं हैं वो जीतने वाली पावर लिखती है। दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बने वो किसने बनाए? इन जीतने वाली ताकतों ने बनाए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस। तो इस वजह से किस तरह की पॉलिसीज, किस तरीके से आइडियाज एक्सपेंड होंगे, जितनी इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया एजेंसीज हैं, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था? ये लिबरल कैपिटलिस्ट नेशंस कर रहे थे। तो इस वजह से इनके ही आइडियाज, इनके ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जस्टिफाई किया गया एज बेस्ट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दे आर नॉट बेस्ट। अगर वो बेस्ट होते तो तुम्हारे देश में इनइक्वालिटी क्यों होती भाई? कल्चरल क्लैशेस क्यों होते? रिलीजियस क्लैशेस क्यों होते? इनसिक्योरिटी क्यों होती? बॉर्डर पे थ्रेट क्यों होता? तो यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लिबरलिज्म सॉल्व नहीं कर पा रहा, हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कह रहा है फासिज्म। बात समझ में आ रही है? तो इनका कहना है कि ये रिच नेशंस की लग्जरी है, राइट? और इन्होंने तुम्हें अंदर से कमजोर कर दिया है। ये और भी बातें कहते हैं, जैसे ये कहते हैं अपने लोगों को कि एक्चुअली यू शुड नॉट गेट इनटू सेक्सुअली डिविएंट बिहेवियर। जैसे फासिस्ट वर अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी, फासिस्ट वर अगेंस्ट पोर्नोग्राफी, fascists were against this sexually deviant behavior. Fascists believed that you should focus on strength. You should focus on morality. Morality which is being guided by state. जैसे इसके सपोर्टर थे माजिनी भी, माजिनी एक स्कॉलर हुए, उनका भी आइडियाज का इसमें इस्तेमाल किया गया था। Yes, morality should be given, you can say, status above the ideas of democracy, individual right. भाई जो मोरल है ना वो होना चाहिए सोसाइटी में, इमोरल अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इमोरलिटी से फिर देश कमजोर होता है। तो ऐसे आइडियाज को प्रोपेगेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू कैन ब्रिंग स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा कि व्हाट यू कंसिडर इज लिबरल, बिकॉज लिबरल वर्ड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक्चुअली जो लिबरल वर्ड है ये कहां से आया है? ये आया है LIBRE, लिबरे वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। अब जो इसका एप्लीकेशन है पॉलिटिकल साइंस में वो होता है, जैसे इसका मतलब है कि आपकी चॉइसेस को इंक्रीज करो, चॉइसेस इन योर लाइफ इंक्रीज करो, कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तभी बेस्ट है। ये कहता है कि आप पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस को डिक्रीज करो। ये कह रहे हैं कि चॉइसेस को इंक्रीज करो, रेस्ट्रिक्शंस को डिक्रीज करो। वो कह रहे हैं ये तो बर्बादी का कारण है, जबकि लिबरल्स कहते हैं नहीं, इसी से लोग आजाद होंगे, इसी से लोग अपनी पर्सनालिटी को बेस्ट डेवलप कर पाएंगे। बट फासिस्ट दे आर अगेंस्ट दिस आइडिया, दे आर अगेंस्ट दीज लिबरल आइडियाज। जैसे देयर शुड बी सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। तभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, रेजिमेंटेड सोसाइटी। जैसे रेजिमेंट होती है ना कि ये कमांड है, ये ऑर्डर है, इसी के हिसाब से चलना है। चॉइसेस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, देयर शुड बी क्लैरिटी कि ये करना है, ऐसे करना है। अगर बहुत ज्यादा चॉइसेस होंगी, इट विल लीड टू सोशल कंफ्यूजन, एंड सोशल कंफ्यूजन विल लीड टू वीकनेस,
And that is why we need to regenerate nation. And for regenerating nation, we have to remove all these weaknesses from society. And for removing weaknesses, we have to remove such people by violence. This is what fascist justified. तो ऐसे बुक्स, ऐसे लोग जो इस तरीके से लोगों को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, वीक कर रहे हैं, इनको हटाना होगा। ये दीमक की तरह है, ऐसा इनका कहना था फासिस्ट का। क्लियर है बात? तो मुझे लग रहा है कि एक क्लैरिटी आप में आ गई होगी रिगार्डिंग फासिज्म, डिफरेंट आइडियाज एंड स्कॉलर्स। यस और नो? अभी जब मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में इस टॉपिक को उठाता हूं तो मैं एक बार में और ज़्यादा क्लैरिटी से, डेप्थ से, क्योंकि वहां पर आपको इस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना होता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट्स डालने होंगे, ये स्ट्रक्चर होगा हमारे कंटेंट का। ठीक है? तो आपको अगर क्लैरिटी हो गई, जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एज वेल, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस। हम एंड करते हैं चलिए एक पोएम से, जो लिबरल्स की पोएम है। ठीक है? कहीं ऐसा ना हो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सम ऑफ यू आर टर्न टू फासिस्ट, कि सर आज तो मतलब फासिज्म लग रहा है कि यार लॉजिकल है। ठीक है? देखिए, अगर मैं लिबरलिज्म आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल लिबरल बनकर पढ़ाऊंगा, मार्क्सिज्म पढ़ाऊंगा तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ दैट लेक्चर यू आर गोइंग टू से लाल सलाम, कि भाई मार्क्स से बिल्कुल सही थे, बाकी सब दुनिया तो धोखा है। वो इस वजह से क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो यू नीड टू बी ओपन टू आइडियाज। अगर आप पहले से बायस्ड हैं किसी आइडियोलॉजी से तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि उसने जो कहा वो क्यों कहा, क्योंकि आपने पहले ही मान रखा है कि वो गलत है कि नहीं? दैट्स वाई वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव फर्स्ट। वी शुड बी ओपन टू लर्निंग, राइट? अच्छा, आपको एक आइडिया दे दूं कि ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑप्शनल होता है आपका यूपीएससी में, उसका टॉपिक है आइडियोलॉजीज में एक टॉपिक आता है फासिज्म। तो जो हमारा पीएसआर ऑप्शनल का कोर्स होता है उसमें मैं मान के चलता हूँ कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो बैच में आपको ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने साथ जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, बट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन दे हैव कम हियर इन योर बैच ऑनलाइन लाइव क्लासेस। और हम फोकस करते हैं जीरो से लेकर, मैं मानकर चलता हूँ कुछ नहीं आता, एंड हम इसको टारगेट करते हैं 310 प्लस मार्क्स। ऑप्शनल का वेटेज दैट इज 500 मार्क्स आउट ऑफ 1715 मीन्स दैट इज 28.5%। ये मानकर चलिए कि अगर आप 51-52% ला रहे हैं ओवरऑल यूपीएससी मेंस इंटरव्यू मिलाकर, तो उसका मतलब है कि आप टॉपर हैं। कितने फर्स्ट रैंकर हैं जिनके 51.33 ऐसे परसेंटेज आए हैं? तो सोचो 28.5% वेटेज है इस, मतलब ऑप्शनल का वेटेज इतना होता है। पीएसआर में एडवांटेज क्या मिल जाती है कि जो जीएस पेपर 2 का आपका पेपर होता है 250 मार्क्स का, अलॉन्ग विद, मतलब इसमें तो मैक्सिमम ओवरलैप पीएसआर ऑप्शनल से ही है। इसके अलावा इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आपका पीएसआर से कवर हो जाता है। और जीएस पेपर 4 में एथिकल थिंकर्स, वो आपका यहाँ पर कवर होता है। जीएस पेपर 2 में आईआर जो वाला जो पार्ट आता है, एक बार आपने इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे साथ यहाँ पर कवर कर लेते हैं तो उसका मतलब है आपके सारे ही टॉपिक कवर हो जाते हैं, वो डायमेंशंस बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती हैं। और जो अपडेट्स होते हैं वो तो गार्निशिंग की तरह है, मतलब एक बार आपने समझ लिया कि दोनों देशों का इंटरेस्ट क्या है एक दूसरे के लिए, तो आप पॉलिसीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। और ऐसे में भी आपको काम आता है क्योंकि इतने सारे डायमेंशंस से आपका दिमाग ओपन हो जाता है दैट यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट टू राइट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो आपको चाहिए एक शार्प स्ट्रेटजी, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और फिर इवैल्यूएट करना टाइम पर कि जो आप सीख रहे हैं क्लासेस में मेरे साथ वो एक्चुअल में आपका जो डायरेक्शन है जिसके हिसाब से आप में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी बातों को ध्यान में रखकर, इन बातों को ध्यान में रखकर जो आपका पीएसआर ऑप्शन का कोर्स है उसमें सब कुछ कवर है। लाइव क्लासेस में पूरा कोर्स कवर, साथ में क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आपको एन नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉन्साइज कंटेंट में ऑल रिक्वायर्ड, मतलब अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है दिमाग में आया जस्टिस, तो पता है 3 प्रोमिनेंट डायमेंशन से जहां से क्वेश्चन आते हैं, टाइप से, रोल ऑफ जस्टिस से, क्रिटिक में कम्युनिटेरियन, लिबर्टेरियन, ऐसे। तो दिमाग जब ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा अबाउट पीएसआर ऑप्शनल तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? जब कंटेंट रिटेन ऐसे हो जाएगा तो आंसर में भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो फॉर दैट वर्क यू हैव टू ब्रिंग कमिटमेंट एंड यू कैन ज्वाइन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, शशांक त्यागी फॉर यू, यहाँ पर
जैसे आप ये टाइप करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको त्यागी लाइव, वो मेरा जो पर्सनल मेंटरिंग ग्रुप है जिसमें आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप में से अगर कोई पीएसआर ऑप्शन का स्टूडेंट है तो पीएसआर का अलग से ग्रुप है, पीएसआर एसआईक्यू, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर लिखा आ जाएगा पीएसआर शशांक त्यागी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू। फिर मिलते हैं, जय हिंद।